हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 24 मार्च थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को जो एनडीएमसी में आप लोगों के DBBB 2022 में पूछे गए थे। तो 24 मार्च थर्ड शिफ्ट के आज हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 24 मार्च की सेकेंड शिफ्ट को डिस्कस किया था और आज का वीडियो जो है हम लोगों का 24 मार्च थर्ड शिफ्ट है। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है, दिया गया दंड चित्र 8 विभिन्न दुकानों द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या को दर्शाता है। तो हमें बताना है m तथा n यानी m+n के द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या तथा p तथा q द्वारा यानी p+q द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या का अनुपात क्या है, यानी इन दोनों का अनुपात क्या है, m तथा n और p तथा q के द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या का अनुपात। तो m का कितना है 700, इसको 700 लिख लेते हैं हम। n का कितना है 800, तो 800 अनुपात p का कितना है 200 प्लस q का कितना है 100। तो ये हमारा 200 + 100 और ये 700 + 800, तो ये हो जाएगा हमारा 1500 अनुपात 300। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि हमारा अनुपात बन गया 5:1। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ए वाला सही हो गया 5:1। m+n और p+q का जो अनुपात आया है 5:1 आया है, यानी कि m तथा n द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या तथा p तथा q द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या का अनुपात 5:1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 55 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं बेलन के आधार की त्रिज्या r है और ये जो है हमें दी गई है 55 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर। कह रहा बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 14 गुना एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि हमें जो चाहिए है वो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πrh। हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में बात की है, जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो 2πrh होता है। तो 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 55 और h की वैल्यू 15। तो ये हमारा आ गया वक्र पृष्ठ। तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि आगे हम लोगों को अभी आगे और कैलकुलेशन करनी है। गुणा करेंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर कह रहा है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 14 गुना, यानी जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है इसका 14 गुना, 14 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये हमारा बन जाता है, आगे क्वेश्चन में लिखा है कि एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। यानी ये जो बराबर हो जाता है घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के। अब ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 7 दूनी 14। तो ये हमारा बन गया 2 × 2 × 22 × 55 × 15 और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a², या हम लोग कह सकते हैं 6 × भुजा स्क्वायर। तो ये 6a² हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 3 = 6 और 2 से 2 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये a² बन गया। अब ये हमारा बन गया 2 × 22 × 55 × 5 बराबर a²। अब इसको हम लोग जो है a² यानी इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए या तो आप इसका मल्टीप्लाई करें फिर वर्गमूल निकालें, या फिर इसको आप शॉर्ट में इस तरीके से कर सकते हैं। 22 को हम लोगों ने 2 × 11 लिख दिया, इसी तरीके से 55 को हम लोगों ने 11 × 5 लिख दिया, × 5 बराबर a²। वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग 2 का पेयर बनाते हैं, तो ये 2 का पेयर बन गया, एक ये 2 का पेयर बन गया, एक ये 2 का पेयर बन गया, यानी 2 × 11 × 5 = a आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर हमारा आ जाएगा 110 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो हम लोगों से पूछा गया था घन की भुजा, तो घन की भुजा हमारी आ गई 110 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोगों ने बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाया 2πrh, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को रख दिया। इसको हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि हम लोग जानते थे अभी इसको आगे सॉल्व करना है, तो हम लोगों ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब कह रहा है बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 14 गुना, यानी हम लोगों ने इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाता है, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर कर दिया। और घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है, या हम लोग कह सकते हैं 6 × भुजा स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। फिर हम लोगों ने 22 को 2 × 11 लिख दिया, 55 को 11 × 5 लिख दिया, 2 के पेयर बना लिए, तो हमारा 2 × 11 × 5 आ गया, यानी a बराबर 110 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को एक यहाँ पर क्वेश्चन दी गई है और हम लोगों से x की वैल्यू पूछी गई है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जैसे √x लिखा हुआ है इसका मतलब होता है x की घात 1/2,
या इस तरीके से अगर कोई चीज़ लिखी गई है तो इसका मतलब है x की घात 1/3। अगर ये रूट का साइन लगा हुआ है तो जो भी घात है वो हमारी बटे में हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे 4√5 है तो 5 की घात 1/4, और पहले से इसकी पावर कितनी है 12 है। फिर इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 की घात 1/2 क्योंकि अंडर रूट है की पावर 6 बराबर 2 गुणे 5 की पावर 3 की पावर x। अब जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 5 की घात 3। ये 2 से 6 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2 की घात 3 बराबर 2 गुणे 5 की घात 3 की पावर x। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की पावर 3, क्योंकि दोनों के ऊपर घात समान है तो हम लोगों ने एक साथ लिख दिया। और इसको हम लोग 2 गुणे 5 की घात 3 की घात x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 5 की घात 3 की पावर 1, क्योंकि 3 और 1 की मल्टीप्लाई होगी 3 ही रहेगा, कोई हमारा अंतर नहीं आएगा। तो हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया और ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 5 की घात 3 की घात x। अब जो हमारा आधार है, ये जो हमारा आधार है और ये जो हमारा आधार है ये बराबर है, और जब भी आधार बराबर होते हैं, जब भी a की घात m बराबर a की घात n है तो हमारी घातें भी बराबर हो जाती हैं, m बराबर n हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर दिया, तो हमारे जब आधार बराबर है तो हमारी घातें भी बराबर हो गई, यानी x की जो वैल्यू आ गई 1 आ गई, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हम लोगों ने 4√5 था तो 5 की घात 1/4 लिख लिया की घात 12, इसको सॉल्व कर लिया तो ये 5 की घात 3 हो गया। ऐसे इसको सॉल्व किया, ये 2 की घात 3 हो गया, हम लोगों ने इसे एक साथ लिख दिया 2 गुणे 5 की घात 3। फिर इसको भी हम लोगों ने एक पावर लगा दिया, क्योंकि 3 और 1 की मल्टीप्लाई करने से हमारा जो वैल्यू है सेम रहेगी, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम लोगों ने देखा इधर आधार समान है इधर आधार समान है, यानी कि घातें भी बराबर हो जाएंगी, x बराबर 1 हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है एक व्यक्ति 45 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 40 पेंसिल खरीदी। तो उसने 45 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल खरीदी, यानी टोटल जो उसका क्रय मूल्य हुआ उसने कितनी 45 रुपये में खरीदी, कितनी पेंसिल खरीदी 40 खरीदी। तो 45 गुणे 40 यानी टोटल उसने जो खर्चा किया 1800 रुपये का खर्चा किया, 1800 रुपये की उसने 40 पेंसिल खरीदी। अब कह रहा वह 20 पेंसिल 20% हानि की पर बेचता है, तो 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 20, और खरीदी कितने थी उसने 45 पे खरीदी थी, और उस पर हानि कितनी उठा रहा है 20% की उठा रहा है, यानी 100 में से 20 गया 80 बचा बटे 100, 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 720 रुपये, यानी 20 पेंसिल तो उसने 720 रुपये में बेच दी। अब कह रहा है यदि सभी पेंसिल पर मिलाकर 40% का लाभ कमाया गया है, तो ये जो है 1800 पर उसने लाभ कमाया कितना 40% का, तो शेष 20 पेंसिल पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो उसने 720 रुपये में 20 पेंसिल बेची, बची हुई 20 पेंसिल पर लाभ पूछ रहा है कितना होगा। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये 20 पेंसिल खरीदी थी उसने 45 पर, और उस पर कितना लाभ लिया होगा, हम लोगों ने मान लिया x% लाभ लिया होगा बटे 100। तो उसे टोटल पर कितना लाभ मिलता है, हम क्वेश्चन में कह रहा है 40% का लाभ सभी पर कमाता है, तो ये 1800 पहले था और इस पर उसने लाभ कमाया 40%, यानी 140 हो गया, और ये कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2520, और इधर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 720 प्लस ये 20 गुणे 45 और ब्रैकेट में 100 प्लस x% बटे 100। अब 720 का 75 कर देंगे और इसकी गुणा कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 900, 100 प्लस x% बटे 100 बराबर 2520 में से 720 इधर प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 1800। अब ये 900 ये 1800 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो इसको आप यहाँ पर लिख लेते हैं 100 प्लस x% बटे 100 बराबर 2, तो 100 प्लस x% बराबर 200 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x% बराबर 200 माइनस 100, यानी कि हमारा आ गया 100। तो यही हमसे पूछा गया था कि बच्ची जो पेंसिल 20 थी उस पर उसने कितने लाभ पर बेचा, यानी 100% लाभ पर बेचा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले हमने टोटल क्रय मूल्य निकाल लिया, 45 रुपये पेंसिल से उसने 40 पेंसिल खरीदी थी, तो यानी कि टोटल उसने 1800 रुपये की पेंसिल खरीदी थी। फिर नेक्स्ट उसने क्या किया 20 पेंसिल 20% की हानि पर बेच दी, यानी 20 पेंसिल का जो विक्रय मूल्य हो गया वो हमारा 20 जो 45 पर उसने 80% की हानि कमाई, यानी 720 रुपये में उसने 20 पेंसिल बेच दी।
अब 720 में 20 पेंसिल बेची, बची हुई पेंसिल को हमने मान लिया कि x% लाभ पर बेचा। बची हुई कितनी थी? 20 पेंसिल थी। 45 में उसने खरीदी थी, उस पर x% का लाभ कमाया, यानी 100 + x% बटे 100। टोटल तो उसे लाभ हुआ 40% का, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को दिया था, तो 1800 पर 40% का लाभ निकाल दिया। फिर हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया तो x% बराबर हमारा 100 आ गया, यानी कि 100% पर लाभ पर उसने बाकी पेंसिलों को बेचा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को एक इक्वेशन दी गई है और इसका मान पूछा गया है। तो यहाँ पर √3 है, प्लस इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो अंदर हम लोग इस तरीके से तोड़ने का प्रयास करते हैं कि ये जो है हमारा अंदर स्क्वायर बन जाए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसको 81 प्लस यहाँ पर 12, तो 81 12 93 हो गया, माइनस 36√3। अब इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा बन गया 9 का स्क्वायर और ये हमारा बन गया 2√3 का स्क्वायर माइनस 2 × 9 × 2√3। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18 दूनी 36√3 हो जाएगा, 2√3 का स्क्वायर 12 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, यानी कि हमारा बिल्कुल सही इक्वेशन है। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा a² + b² माइनस 2ab का फॉर्मूला बना है, यानी कि 9 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया √3। अब ये स्क्वायर था और ये वर्गमूल था, यानी बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा 2√3 बचा। अब 2√3 में से 1√3 जाएगा तो ये हमारा -√3 बच जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हम लोगों ने 93 को तोड़ दिया 81 + 12 में, और ये 36√3 था, तो 81 को हम लोगों ने 9 का स्क्वायर लिख दिया, 12 को 2√3 का स्क्वायर लिख दिया और 2 × 9 × 2√3 2ab बना लिया। तो ये a² + b² माइनस 2ab हो गया, यानी a - b का होल स्क्वायर हो गया। ये वर्गमूल से बाहर आ गया तो 9 - 2√3 हो गया, 2√3 में से √3 गया तो -√3 बचा, 9 - √3 ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को एक ग्राफ दिया गया है और इसमें हम लोगों से 3 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है स्कूल S2 में लड़कों की संख्या का स्कूल S2 की लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:1 है। तो S2 में लड़कों की संख्या, तो S2 में लड़कों की संख्या और S1 में, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देते हैं, S2 में जो मेल हैं और S2 में जो फीमेल हैं, इनका अनुपात पूछा गया है। तो S2 में लड़कों की संख्या, लड़के कौन से, ये वाले हमारे हैं, यानी लड़कों की संख्या जो है वो 500 है, और S2 में जो फीमेल हैं, यानी कि फीमेल हमारी कौन सी है, ये वाली है, तो कितनी है, 100 हैं, यानी 100 हैं। तो इनका अगर अनुपात निकालेंगे तो 5:1 हो जाएगा, क्योंकि 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5:1 आएगा। और यही हमसे कह रहा है 5:1 है, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है स्कूल S4 S5 S6 में लड़कों की संख्या का औसत। किसमें कह रहा है, S4 S5 और S6 में लड़कों की संख्या का औसत पूछ रहा है, यानी लड़के जो हमारे ये हैं, तो S4 में लड़की कितने हैं, S4 में 700 हैं। इसी तरीके से S5 में हम लोग देख लेंगे, S5 में कितने हैं लड़के, तो 450 हैं। और इसी तरीके से हम लोग S6 में देख लेंगे, तो S6 में जो लड़के हैं वो 350 हैं। तो औसत के लिए क्या करते हैं, टोटल जो हमारा है कुल योग बटे नंबरों की संख्या, तो ये 0 हो गया, 5 5 10 हो गया, 7 1 8 4 12 3 15 हो गया, तो 1500 टोटल बच्चे हैं। और कितनी क्लास की बात की जा रही, 3 क्लास की बात की जा रही, यानी औसत अगर हमें निकालना है तो 1500/3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, यानी कि 500 आ जाएगा औसत। तो हमसे दूसरे स्टेटमेंट में भी कह रहा है स्कूल S4 S5 S6 में लड़कों की संख्या का औसत 500 है, यानी कि हमारा जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अब हम लोग तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, सभी स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या सभी स्कूल में और लड़कियों की संख्या को निकाल लेते हैं और ऐड कर देते हैं, माइनस करेंगे तो हम लोगों का औसत आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इधर लड़कों को काउंट कर लेते हैं, तो 600 हैं S1 में, 500 हैं S2 में, फिर 800 हैं, फिर 700 हैं, फिर 450 हैं, फिर 350 हैं और फिर 100 हैं। तो ये हम लोगों ने लड़कों की संख्या लिख ली। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लड़कियों की संख्या लिख लेंगे। तो सबसे पहले 800 हैं S1 में, फिर 100 हैं S2 में, फिर 200 हैं S3 में, इसी तरीके से नेक्स्ट 500 हैं और नेक्स्ट 700 हैं और नेक्स्ट 600 हैं और फिर 400 हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 800, 100, 200, 500, 700, 600 और 400 लड़कियों की संख्या लिख ली।
और लड़कों की संख्या। अब इनके बीच का अंतर पूछ रहा है तो इनको ऐड कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3500, फिर इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3300। तो लड़कों की जो टोटल संख्या है 3500, लड़कियों की टोटल संख्या 3300 आई है। दोनों का अंतर कह रहा है तो दोनों को घटा देंगे, तो दोनों का अंतर जो है हमारा 200 आया है। यानी कि स्टेटमेंट जो थर्ड है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कह रहा है सभी 7 स्कूलों में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के बीच का जो अंतर है वो 200 है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट हम लोगों के सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 840 का 20%, तो यानी कि 20/100 का 25% यानी 25/100, तो इसका मान क्या होगा। तो इसको हम लोग पहले 0 से ये 0 कैंसिल और ये 0 कैंसिल, फिर 25 से डिवाइड किया तो 25 चक्कू 100, 4 से डिवाइड किया तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 21 गुणे 2 आ गया, यानी कि 42 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। 840 का 20% यानी 20/100 हो गया, का 25% यानी कि 25/100 हो गया, तो हम लोगों का आ गया 21 दूनी 42, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक तालिका दी गई है जो कि 6 कंपनियों के उत्पादन को दर्शाता है। तो इसमें सभी 3 वर्षों में कंपनी C1 के कुल उत्पादन का कंपनी C2 के कुल उत्पादन, यानी जो C1 में और C2 का तीनों को ऐड करेंगे और उनका अनुपात निकालना है। तो 20 और 40 60 और 80 हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 140। इसको ऐड करेंगे 30 20 50 70 120, यानी 140 अनुपात 120 कितना होगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 7 अनुपात 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी वर्ष के C1 जोड़ दिए, सभी वर्ष के C2 जोड़ दिए, अनुपात निकाल दिया, तो 7 अनुपात 6 हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। प्रीवियस ईयर को जो प्रीवियस को पेपर किया था उसमें बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन था और लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो हम लोगों ने बात की थी कि जब भी इस टाइप का इकाई का अंक पूछा जाए, यूनिट डिजिट जब भी पूछी जाए, तो 4 से हम लोग घात को डिवाइड करते हैं, और जब भी शेषफल जो है हमारा 0 अगर आता है तो हमारी जो घात है वो 4 बन जाती है, और अगर 0 के अलावा 1 2 3 या कुछ भी आता है तो हमारी घात वही संख्या बन जाती है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ फिर से फॉलो करेंगे। तो 4 से सबसे पहले 26 को डिवाइड किया तो 4 छंग 24, हमारा शेषफल 2 आ गया, यानी कि जो घात है वो हमारी 2 बन जाएगी। इसी तरीके से 4 से 96 को डिवाइड किया तो 4 दूनी 8, 1 4 चक्कू 16, तो शेषफल हमारा 0 आ गया, यानी कि जो घात हुए वो हमारी 4 हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोग 92 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 बचा 1, 4 तियाँ 12, तो यहाँ पर भी हम लोगों का जो शेषफल 0 आ गया, यानी कि घात जो है वो हम लोगों की 4 हो जाएगी। अब हम लोग यूनिट डिजिट की बात हो रही है, यानी सबका यूनिट डिजिट ले लेते हैं। 25 का 5 हो जाएगा, और 5 की घात 2, 34 का 4 हो जाएगा, 4 की घात शेषफल 0 था इसलिए घात 4 हो गई। इसी तरीके से 88 में 8 ले लेते हैं और घात हमारी 4 हो जाएगी। तो 25 की घात 2, 5 की घात 2 25, 4 की घात 4 करेंगे तो हमारा जो है 4 चक्कू 16, चक्कू 64, और 64 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यूनिट डिजिट जो है वो हमारी 6 आ जाएगी। या हम लोग कह सकते हैं 256 हम लोगों का आएगा, तो यूनिट डिजिट जो है वो 6 हो जाएगी। इसी तरीके से 8 क्या करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारी 6 आ जाएगी। अब हम लोग यूनिट डिजिट निकालनी है तो इसकी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट डिजिट सारी लिख के। 6 और 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 30, और फिर 30 का जो यूनिट डिजिट है 0 है, और 0 से किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 0 ही आएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल से ये क्वेश्चन होते हैं, केवल अगर आप लोगों को बेसिक पता है तो आप लोग इसको आसानी से कर ले जाएंगे। सीधे से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही आप लोगों को मेथड लगाना है, 4 से आप लोग जो भी घात है उसको डिवाइड करें। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो आपकी घात जो है वो 4 बन जाएगी, और अगर 0 के अलावा कोई भी शेषफल आ रहा है तो वही जो संख्या है वही आपकी घात में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप लोग यूनिट डिजिट लेके उसकी घात बना के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर हमें 0 मिल गया है, और 0 की किसी भी संख्या से गुणा होगी तो 0 होगा, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हम लोगों को मिल गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक संख्या जो है 8 6 7 y 8 जो 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो y का मान क्या होगा। तो जो 6 से संख्या विभाजित है वो हमारी या तो 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी। तो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी संख्या 6 से जो है, तो 2 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, आखिरी की जो डिजिट है वो 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, यानी आखिरी में सम संख्या होनी चाहिए।
तो आखिरी में हमें सम संख्या मिल रही है, यानी कि 2 से डिवाइड है। अब 3 से डिवाइड होने की हम लोग काफ़ी बार बात कर चुके हैं। जो भी हमारे नंबर्स हैं, जो भी हमारी संख्या है, उसके नंबर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं, और ऐड करने पे अगर संख्या 3 से विभाजित है तो हमारी पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 8 से 14, 14 7 21 और 8 29, तो 29 प्लस वाई आ गया। अब वाई की ऐसी वैल्यू हम लोगों को रखनी है कि जो 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो अगर हम लोग 2 रखेंगे तो 31 हो जाएगा, और 31 3 से विभाजित नहीं होता। 5 रखेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 भी 3 से विभाजित नहीं होता है। फिर हम लोग 1 रखेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 जो है 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1। तो y की जो वैल्यू होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। 6 से पूर्णतः विभाजित कह रहा था, तो 6 से विभाजित होने के लिए जो शर्त होती है वो 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 2 से विभाजित होने के लिए हम लोगों ने देख लिया, लास्ट में 8 आ रहा है, सम संख्या आ रही है, तो हम लोगों का ये 2 से विभाजित हो गई। फिर हमको 3 से देखना था, तो सभी जो संख्या है उसके सभी अंकों को हमने जोड़ दिया, तो हमारा 29 प्लस वाई आया। फिर हमने y की ऐसी वैल्यू रखी जिससे हमारी जो एडिशन है वो हमारा 3 से विभाजित हो जाए। तो हमने देखा कि y बराबर 1 रखने पर जो है 30 आ रहा है, और 30 3 से विभाजित हो जाता है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों को यहाँ पर एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 60,000 है। यदि प्रत्येक वर्ष 25% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। तो इसको हम लोग मान लेते हैं 2 वर्ष पहले जो शहर की जनसंख्या है वो P है, और वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 60,000 है। अब अगर आप लोग इसको चक्रवृद्धि ब्याज वाले उससे देखेंगे तो ये आपका जो है मिश्र धन दिया गया है, ये मूलधन दिया गया है, क्योंकि 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती तो ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, और 25% जो है ये हमारा आर है, और 2 वर्ष जो है ये हमारा समय है। तो अब हमें सारी चीज़ें पता चल गई। अब हम लोग फार्मूले को लगा सकते हैं, a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की घात t या फिर n। तो a जो है हमारा 60,000 है, तो a की जगह 60,000 लिख देंगे। p की हम लोगों ने माना है p है, r की जगह 25 है बटे 100 की घात 2, तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया p 1 प्लस 1/4 की पावर 2 इज इक्वल टू 60,000। तो ये हमारा हो गया 60,000 बराबर p, एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/4 की घात 2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25/16 बराबर 60,000। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 60,000 गुणे, ये अपॉन में 16 था तो इधर मल्टीप्लाई में 16 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में 25 था तो इधर डिवाइड में 25 हो जाएगा बराबर p। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 12,000 हो जाएगा, और ये हमारा 5 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोगों का 24 हो जाएगा, और ये हमारा 16। फिर हम लोग 2400 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 38,400, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें केवल समझने वाली बात यह थी कि 2 वर्ष पहले कह रहा था, तो 2 वर्ष पहले हम लोगों ने मान ली जो जनसंख्या थी वो P थी, और जो वर्तमान जनसंख्या है वो 60,000 है, और जो दर है वो हमारी 25% है, और समय हमारा 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष पहले अगर जनसंख्या हमारी इतनी थी तो वर्तमान में इतनी है, यानी कि जो हमारा मिश्र धन है वो 60,000 है। 2 वर्ष पहले वाली जनसंख्या हमारा मूलधन है, आर हमें दिया था, टी हमें दिया था, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात एन या टी कह सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला होता है। सारी वैल्यूज को पुट करके हम लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी, कैलकुलेशन की, तो पी की वैल्यू हमारी 38,400 आ गई, यानी 2 वर्ष पहले जो शहर की जनसंख्या थी वो 38,400 थी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 2542 रुपए की राशि को पी, क्यू तथा आर में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पी, क्यू तथा आर के हिस्सों में, जैसे पी, क्यू और आर के हिस्सों में 13, 19 और 14 रुपए कम कर दिए जाएं, तो उनका जो अनुपात है वो 17, 16 और 15 का हो जाता है। तो यह अनुपात कब होता है, जब जो टोटल हमारी राशि है 2542 और इसमें से क्या कम कर दिया जाए, 13 का जो कम कर दिया जाए पी से, क्यू से 19 और आर से 14 कम कर दिया जाए, तो हमारी जो राशि है वो उसका जो अनुपात है वो 17, 16, 15 का हो जाता है। यानी 13 पी से कम किया गया, 19 क्यू से और 14 आर से, तो टोटल कितना कम किया गया। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 13, 19 और 14 को ऐड करेंगे, 9, 3, 12, 4, 16 और ये 46, यानी टोटल जो अमाउंट कम किया जा रहा है वो 46 किया जा रहा है। टोटल हमारा अमाउंट 42 था, 2542 था, तो इसमें से कम करेंगे तो 12 में से 6 गया 6, 13 में से 4 गया 9, 2496।
तो टोटल जो हमारा अब अमाउंट बचा वो 2496 बचा, जब हमने जो है 13, 19 और 14 को कम कर दिया। जब 13, 19 और 14 को कम कर दिया तो हमारा अनुपात क्या हो जाता है, 17, 16, 15 का हो जाता है। यानी कि P की वैल्यू हम लोग मान सकते हैं 17x, Q की वैल्यू 16x और R की वैल्यू जो है वो हमारी 15x। तो अब इन जो अमाउंट है, जो ये जो हमारा अनुपात है, जो हमारी वैल्यू आई P की 17x, Q की 16x और R की 15x, इसका जो सम होगा वो 2496 के बराबर होगा, क्योंकि हम लोगों ने वहां से वैल्यूज को कम कर दिया है। तो 17x प्लस 16x प्लस 15x बराबर 2496। अब इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 48x बराबर 2496। तो x बराबर 2496 बटे 48, तो x बराबर आ जाएगा 52। तो x बराबर जब हमें 52 पता चल गया तो हमसे किसका पूछ रहा था, r का आरंभिक हिस्सा पूछ रहा था। तो r का अभी का हिस्सा हम लोग निकाल लेते हैं। r का अभी का हिस्सा 15x है, तो 15 गुणे 52 हो जाएगा। तो 15 गुणे 52 करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो 780 आएगी। अब आरंभिक हिस्सा पूछ रहा था, ये जो हमारी वैल्यू आई है ये कब आई है, जब हमने उसमें से 15 जो हमारा अमाउंट था 14 रुपए वो हमने कम कर दिया, तब हमारा 780 है। यानी पहले कितना होगा, तो इसमें 14 जोड़ देंगे, तो ये 4, 9 और ये हमारा हो जाएगा 794, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या था, सबसे समझने वाली बात ये थी कि 13 रुपए और 19 रुपए और 14 रुपए कम किए जा रहे थे, यानी टोटल जो अमाउंट कम किया जा रहा था वो 19, 14 और 13, 19, 14, यानी टोटल जो है हमारा 46 कम किया जा रहा था। किससे कम किया जाता, 25, 42 से। तो कम करने के बाद जो हमारा अमाउंट बचा वो 2496 बचा। अब 2496 को जो है हमारा अनुपात किस में बदल जाता है, 17, 16 और 15 में बदल जाता है। तो हम लोगों ने मान लिया P 17x, Q 16x और R 15x। टोटल जो है ये हमारा 2496 के बराबर हो जाएगा, यानी 48x बराबर 2496। तो x की वैल्यू हमारी 52 आ गई। R की वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा था, तो R का हम लोगों ने निकाल लिया 15x, तो R की वैल्यू 780 आ गई। ये तब वैल्यू आई जब हमने इसमें से 14 रुपए कम कर दिए थे। हम लोगों से पूछ रहा था आरंभिक हिस्सा, यानी अगर हम इसमें 14 जोड़ देंगे तो हमें आरंभिक हिस्सा मिल जाएगा, इसलिए हमने इसमें 14 ऐड कर दिया। तो 794 रुपए हम लोगों को प्राप्त होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है रमन तथा कमल एक कार्य का 4/9 भाग करते हैं। तो रमन प्लस कमल जो करते हैं 4/9 भाग, फिर रोहन, शेष कार्य रोहन के द्वारा पूरा किया जाता है। तो रोहन जो करता है, टोटल काम जो होता है हमारा 1 होता है, हमने बात की थी। और ये जो 4/9 भाग कंप्लीट हो गया, यानी कि 9 - 4/9 बराबर 5/9। तो रोहन के द्वारा जो किया जाने वाला काम है वो 5/9 है, रमन और कमल के द्वारा किया जाने वाला कार्य 4/9 है। तो कह रहा है कि दोनों को मिलकर 18,000 रुपए में लेते हैं। रमन, कमल तथा रोहन जो साथ मिलकर 18,000 रुपए लेते हैं, तो रोहन का हिस्सा क्या होगा। तो हम लोग यहां से निकाल ले रमन प्लस कमल बटे रोहन। इनका अगर हम लोग अनुपात निकाल लें तो आसानी से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनका जो था 4/9 था, इनका जो आया 5/9, 9 से 9 कैंसिल, यानी 4/5। तो जो हमारा अनुपात आ गया 4:5 आ गया। रमन और कमल का जो हिस्सा है वो 4 है और रोहन का हिस्सा 5 है। और टोटल हमसे कह रहा है, तो हम लोग मान सकते हैं रमन और कमल का जो है वो कितना हो जाएगा 4x और रोहन का कितना हो जाएगा 5x। अब टोटल कह रहा है 18,000 रुपए लेते हैं, यानी 4x प्लस 5x बराबर 18,000, यानी 9x बराबर 18,000, यानी x बराबर 2,000। तो x की जब वैल्यू हमें 2,000 पता चल गई तो हमसे पूछ रहा है रोहन का हिस्सा कितना होगा। तो रोहन का हिस्सा क्या था, 5x था। तो रोहन का जो हिस्सा था वो 5x था। तो x की वैल्यू 2,000 है, तो 2,000 रख देंगे, तो यानी कि 10,000 आ गया। तो 10,000 रुपए जो है हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें केवल हम लोगों को समझने वाली बात यह थी कि रमन और कमल का हमें दिया था टोटल 4/9 था। तो पूरा काम हमारा 1 होता है, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। तो रोहन का हम लोगों ने निकाल लिया 1 में से माइनस करके, तो रोहन का जो काम का हिस्सा आ गया वो 5/9 आ गया। तो रमन और कमल का 4/9 है, रोहन का 5/9 है। हम लोगों ने अनुपात निकाल लिया, 4:5 का अनुपात आ गया। तो रमन और कमल को अगर 4x है और रोहन का अगर 5x है, तो इन दोनों को टोटल राशि 18,000 मिलती है। तो इनको ऐड करके हम लोगों ने 18,000 कर दिया। x की वैल्यू 2,000 आ गई। रोहन का पूछ रहा था, तो रोहन का 5x था, तो 10,000 आ गया। अगर हम लोगों से रमन प्लस कमल का पूछता तो 4x होता, तो हम लोगों का 8,000 आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है यदि 8 वर्ष 6 महीने, तो सबसे पहले समय जो है वो हमें दे रखा है 8 वर्ष प्लस
6 महीने। अब महीने को हम लोग वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 से भाग देते हैं, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी टोटल जो हमारा समय आ गया 8 + 1/2, यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो 17/2 वर्ष आ गया। कोई भी महीने में अगर कोई भी आप लोगों को समय दिया गया है तो सबसे पहला काम आपका होगा उसे आप लोगों को वर्ष में कन्वर्ट करना। तो हम लोगों ने इसे वर्ष में कन्वर्ट कर दिया। अब कह रहा है साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि स्वयं की तिगुनी हो जाती है। तो राशि हम लोगों ने मान ली P है, स्वयं की तिगुनी हो जाती है। इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, जब भी कहा जाएगा तिगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारा जो हो गया वो 3P हो गया। तो हम लोग ब्याज को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ब्याज हमारा आ गया 2P। तो अब हमें पता है साधारण ब्याज का फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज हमारा आया है 2P, मूलधन है P, दर हमारी पता नहीं है दर क्योंकि हमसे पूछी गई है, तो दर को R लिख देते हैं। समय आ गया हमारा 17/2 नीचे 100। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा P से P कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 × 100 × 2/17 बराबर R, यानी कि 400/17 बराबर R, यानी कि हम लोग कह सकते हैं R बराबर 23.52%, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने समय 8 वर्ष 6 महीने था, इसको हम लोगों ने वर्ष में कन्वर्ट किया। तो 6 महीने को हम लोग सीधे सीधे समझ सकते हैं आधा वर्ष या फिर 6/12 करके हम लोगों ने 1/2 निकाल लिया, और टोटल हमारा जो समय आ गया 17/2 वर्ष आ गया। राशि हमने मान ली P थी, तो मिश्र धन हमारा 3P क्वेश्चन में दिया है, तिगुनी हो जाती है। तो ब्याज हम लोगों ने निकाल लिया मिश्र धन माइनस मूलधन से, तो हमारा 2P आ गया। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 का फॉर्मूला लगा दिया। ब्याज हमारा 2P है, मूलधन P है, दर हमारी R है, समय 17 है, 17/2 है बटे 100, इसको कैलकुलेट कर लिया तो R बराबर 23.52% आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है 38 संख्याओं का औसत 92 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो जो भी औसत हम लोगों को दिया होगा, जैसे यहाँ पे 92 दिया है और 5 से विभाजित किया जा रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा मेन आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 18.4 इसका आंसर आ जाएगा। तो जो भी कहा जाए कि इतना औसत है और प्रत्येक संख्या को इतने से विभाजित किया जा रहा है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट जो है औसत को उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने औसत को डिवाइड कर दिया। यहाँ पे औसत हमारा था 92 और 92 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 5 से, तो हम लोगों का आंसर आ गया 18.4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एक आयत का परिमाप उसकी चौड़ाई का 6 गुना है। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो जो चौड़ाई है वो हमारी दी है 15 सेंटीमीटर, तो परिमाप जो है वो क्वेश्चन में दिया रखा है कि 6 गुना है, यानी 15 × 6 यानी कि 90 सेंटीमीटर है। लंबाई हमें पता नहीं है, तो लंबाई हम लोगों ने मान ली L है। तो परिमाप का जो फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L + B होता है, और इसकी वैल्यू हमें 90 पता है। 2 ब्रैकेट में L + B की वैल्यू यानी चौड़ाई जो है हमारी 15 है बराबर 90, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, ये 45 हो गया। तो L + 15 बराबर 45, तो L बराबर आ गया 45 - 15, तो L बराबर हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर। यानी कि अब लंबाई हमें 30 पता है और चौड़ाई हमें 15 पता है। क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, यानी एरिया पूछा जा रहा है। एरिया का फार्मूला L × B यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारी 30, चौड़ाई हमारी 15, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 450 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चौड़ाई हमें 15 दी थी, परिमाप 6 गुना है, तो 15 का 6 गुना निकाल दिया, 90 सेंटीमीटर हो गया। परिमाप का फार्मूला 2 ब्रैकेट में लंबाई + चौड़ाई होता है, सारी वैल्यूज को रख दिया। लंबाई की वैल्यू निकाल ली 30 सेंटीमीटर। जब लंबाई हमें 30 पता है, चौड़ाई हमें 15 पता है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है 3 धनात्मक संख्याओं में, यानी हम लोग मान लेते हैं 3 धनात्मक संख्याएं P, Q और R हैं। पहली तथा दूसरी का अनुपात जो है 2:3 है, यानी P और Q का अनुपात 2:3 है। दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 7:3 है। तो अगर हम लोग इसमें यहाँ पे Q की वैल्यू 3 है, यहाँ पे Q की वैल्यू 7 है, तो वैल्यू को सेम बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारी जो P की वैल्यू आ गई वो 7 दूनी 14 हो गई। Q की वैल्यू हमारी 21 हो गई, और यहाँ से हम लोग Q की वैल्यू हमारी 21 हो गई और R की वैल्यू हमारी 9 हो गई। अब Q की वैल्यू सेम हो गई, यानी कि जो हमारा अनुपात है P/Q/R वो हमारा हो गया 14/21/9।
तो हमारी जो संख्याएं हो गई वो 14x हो गई, 21x हो गई और 9x हो गई। अब कह रहा है पहली तथा तीसरी का गुणनफल 8064 है, यानी पहली 14x और तीसरी 9x, इसका जो गुणनफल है 8064 है। तो सबसे पहले 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 72, बचा यहाँ पर 8, तो 9 × 81 बचा 6, 9 × 6 = 54। फिर हम लोग इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 × 6 = 84, बचा 5, 14 × 4 = 56, यानी x² बराबर 64 आया, तो x बराबर आ गया 8। तो जब हमें x की वैल्यू पता चल गई, अब हमसे कह रहा है तीन संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमारी संख्याएं क्या थी, 14x, 21x और 9x, इनका योग पूछ रहा है। तो 21 9 30 और 14 44, तो 44x हमारा टोटल हो गया और x की वैल्यू हमारी 8 है, तो इनको x की वैल्यू 8 रख देंगे। 8 × 32, 8 × 32 और 1 33, यानी 8 × 32 और 3 35, यानी कि 352 या हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हमें p का तीन संख्या कह रहा था, तो हमने p, q और r मान ली। कह रहा पहली तथा दूसरी का अनुपात 2:3 है, यानी p/q जो है 2/3 है, दूसरी तीसरी q/r जो है वो 7/3 है। अब q की वैल्यू को सेम बनाना था, क्योंकि p, q, r का अनुपात निकालना था, तो हम लोगों ने यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 3 से कर दिया, तो p, q, r का अनुपात 14 21 और 9 आ गया, यानी कि संख्या हमारी 14x 21x और 9x आ गई। अब ये 14x और पहली और तीसरी का कह रहा है, यानी 14x और 9x का जो मल्टीप्लाई है वो 8064 है। तो x की वैल्यू हम लोगों ने 8 निकाल ली। अब टोटल पूछ रहा था, तो 14 21 और 9x को जोड़ दिया तो हमारा 44x हो गया। x की वैल्यू 8 थी, वैल्यू को रख दिया तो 352 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर वही रूल लगाना है। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो 88 भाग 11 गुणे 5 माइनस 8 गुणे 2 प्लस 3। तो सबसे पहले हम लोग भाग हल करेंगे, 8 गुणे 5 माइनस 8 गुणे 2 प्लस 3। अब गुणा हल करेंगे तो ये 40 हो गया, ये 16 हो गया, ये 3 हो गया। अब जोड़ तो ये 43 हो गया, ये 16 हो गया। माइनस करेंगे, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सबसे पहले भाग करना था, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि राजेश एक दूरी को 8 घंटे में तय करता है। तो राजेश जो है वो तय करता है 8 घंटे में। तो राजेश का जो समय है वो 8 घंटे है और दूरी पता नहीं है, तो दूरी हम लोग मान लेते हैं d और चाल हम लोग मान लेते हैं x। फिर कह रहा है मोनू की गति राजेश की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो मोनू जो है, मोनू समान दूरी को 4 घंटे में तय करता है, तो मोनू का जो टाइम है वो 4 घंटा है। दूरी समान है तो d रहेगी और चाल हमारी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी x + 10 हो जाएगी। अब हम लोगों को निकालना है मोनू की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगा देंगे, चाल बराबर, या हम लोग कह सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल का फार्मूला लगाया, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी थी d, चाल हमने मानी थी x, समय हमारा था 8। ये है राजेश के लिए। तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं 8 बराबर d बटे x आ गया, यानी कि हम लोग यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हैं 8x। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर मोनू के लिए यही चीज़ फॉलो करते हैं। तो मोनू के लिए समय हमारा 4 है, दूरी हमारी d सेम है, चाल हमारी x + 10 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 4x + 10 बराबर d हो जाएगा। अब d की जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, d की वैल्यू 8x आई है, तो इसको पुट कर देंगे तो ये वैल्यू 8x है, पक्षांतर कर देंगे तो ये 4x बराबर 40 हो जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा। तो जो राजेश की जो गति आई x थी वो आ गई हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो मोनू की गति हो जाएगी वो 10 + 10 हो जाएगी, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट फर्स्ट है उसमें कह रहा है मोनू की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, क्योंकि हम लोगों की जो गति आई है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। नेक्स्ट कह रहा है राकेश द्वारा तय की गई दूरी 80 किलोमीटर है। तो राकेश की द्वारा तय की गई दूरी कितनी आई थी, d बराबर 8x। तो 8 और राकेश की जो x की वैल्यू जो आई थी हमारी वो 10 आई थी, तो 8 × 10 यानी 80 किलोमीटर। तो राकेश द्वारा जो तय की गई दूरी 80 है, यानी ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट सेकंड है वो हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने राजेश के लिए समय दिया था 8 घंटे, दूरी हमने मान ली d है, चाल हमने मान ली x है। मोनू के लिए समय 4 घंटा दिया था, दूरी समान थी तो d रही, चाल हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक थी तो चाल हमारी x + 10 हो गई। राजेश के लिए समय बराबर दूरी बटे चाल लगाया और d बराबर 8x वैल्यू निकाल ली। सेम हम लोगों ने मोनू के लिए यही चीज लगाई और यहाँ से हम लोगों ने d की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू निकाल ली 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारी राजेश की गति आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मोनू की x + 10 थी तो मोनू की आ गई 20 किलोमीटर
प्रति घंटा, और स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा था 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है राकेश द्वारा तय की गई दूरी, तो राकेश द्वारा जो तय की गई दूरी थी वो हमारी d बराबर 8x थी, तो यहाँ पर हमने 8 और x की वैल्यू 10 रख दी, तो 80 किलोमीटर आ गई, यानी जो स्टेटमेंट सेकंड है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें कह रहा है एक बाइक 84 सेकंड में 420 मीटर की दूरी के तय करती है, तो इसकी गति क्या होगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, फार्मूला सेम इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। दूरी हमारी है 420, समय हमारा है 84, ये भी हमारा मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इसको हम लोग आसानी से यहाँ कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 42 से डिवाइड करेंगे तो ये 10, 42 से डिवाइड करेंगे 2, 2 पंचे 10, यानी कि हमारा आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल जो हमारी आई है वो 5 मीटर प्रति सेकंड आई है, जबकि जो हमारे आंसर है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम लोगों ने बात की थी जब भी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 5 गुणे 18/5 कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल चाल बराबर दूरी बटे समय लगाना था, ये उसको हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो कर दिया। तो 420/84 हो गया, तो 5 मीटर प्रति सेकंड हम लोगों की चाल आ गई। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोगों की चाल आ गई। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया 24 मार्च के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोगों का नेक्स्ट पेपर होगा उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।